अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू दास्तान चैनल पर खुश आमदीद। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आइए सुनते हैं उर्दू नावल इंतकाम किस्त नंबर 38। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आपसे उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, शुक्रिया। गाड़ी आंधी और तूफान की तरह दौड़ रही थी और फिर भी पिछली सीट पर पराजमान आलम शाह को लग रहा था कि सफर किसी तौर कटने का नाम नहीं ले रहा। मुअज़्ज़म शाह को गोली लगने की खबर मामूली नहीं थी। मुअज़्ज़म के फोन पर इसकी कॉल रिसीव करने वाला इससे ज्यादा कुछ बता भी नहीं पाया था। वो शख्स खुद जख्मी था और इसके सवालात के जवाब में डूबती हुई आवाज में सिर्फ इतना बता सका था कि लतीफ सोमरू के हाथ से वापसी में अचानक इन्हें घेर कर इन पर फायरिंग कर दी गई थी। इस अचानक हमले में मुअज़्ज़म शाह समेत गार्ड भी जख्मी हो गए थे। इसलिए हमलावरों को कामयाबी से फरार होने का मौका मिल गया था। इतनी बात बताने के बाद वो शख्स शायद बेहोश हो गया था, क्योंकि इसके बाद आलम शाह को अपनी किसी पुकार का जवाब नहीं मिला था। इसने आलिम वहशत में अपने साथ अस्पताल जाने वाले सरमद को फौरी तौर पर गांव चलने का हुक्म दिया था और फिर खुद उन पर मसरूफ हो गया था। सदाकत शाह और कुर्बान शाह समेत इसने हर काबिल जिक्र शख्स को सूरत हाल से आगाह करते मुअज़्ज़म शाह के साथ पेश आने वाले वाक़े की इत्तला देने के साथ साथ इसकी तलाश का काम शुरू करवा दिया था। इस काम में ज्यादा देर नहीं लगी थी और सदाकत शाह ने खुद इसे फोन करके इतला दी थी कि मुअज़्ज़म और उसके गार्ड को जख्मी हालत में तलाश कर लिया गया है और तमाम जख्मी इस वक्त अस्पताल में मौजूद है। आलम शाह ने इनसे तफसील जानना चाही थी कि मुअज़्ज़म शाह को कितनी गोलियां और कहां कहां लगी हैं, नीज ये कि इसकी हालत कैसी है, लेकिन सदाकत शाह ने इसे कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया था और यही कहा था कि मुअज़्ज़म अस्पताल में है, डॉक्टर अभी इसे देख रहे हैं और हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। आलम शाह ने इन्हें मशवरा दिया था कि मुअज़्ज़म शाह को जरूरी तिब्बी इमदाद दिलवाकर शहर मुंतकिल कर दिया जाए ताकि वहां इसका ज्यादा बेहतर इलाज हो सके। लेकिन सदाकत शाह ने यह बात भी टाल दी थी और कहा था कि वो पहले खुद गांव पहुंच जाए, फिर सारे मामलात भी तय कर लिए जाएंगे। उन्होंने अपने बारे में बताया था कि वो खुद भी कुर्बान शाह की हवेली पहुंच चुके हैं और कोशिश कर रहे हैं कि कुर्बान शाह को हौसला और हिम्मत दिला सके। इस गुफ्तगू के दौरान ही कहीं आलम शाह ने इन्हें सजल के यहाँ बेटी की पैदाइश की इत्तला भी दे दी थी। इस इत्तला को सुनकर वो पल भर के लिए चुप हो गए, फिर आहिस्ता से बोला, अल्लाह साईं नसीब अच्छे करे और मेरी बेटी का सहारा बनाए। इनका बुझा हुआ और अजीब रुका रुका सा अंदाज आलम शाह के अंदर गहरा इज़्तिराब पैदा कर रहा था। दिल में वाह में सर उठा रहे थे। उसका बस न चलता था कि किसी तरह शहर से गांव तक का फासला पलक झपकते में तय हो जाए। इसका वफादार मुलाजिम सरमद इसकी इस कैफियत को महसूस कर रहा था और हद्दुल इम्कान तेज रफ्तारी से गाड़ी चला रहा था। लेकिन बहरहाल तवील फासले को तय होने में वक्त तो लगना ही था। इनकी गाड़ी गांव की हदूद में दाखिल हुई तो पो फटने का वक्त था। गांव के लोगों की सहर खेजी कोई तज्जुब की बात नहीं थी, लेकिन मखसूस रास्तों से गुजरकर कुर्बान शाह की हवेली की तरफ जाते हुए ऐसा लगा कि आज रात शायद सारा गांव ही जागता रहा है और हर शख्स अपने घर से बाहर है। गाड़ी हवेली तक पहुंची तो इसे लोगों के एक जमे गफीर नजर आया। वो सब लोग क्या मुअज़्ज़म शाह के जख्मी होने की इत्तला सुनकर जमा हुए थे। इसने कदरे हैरत से सोचा और जवाब में इसके अंदर से जो सोच उभरी इसने हिलाकर रख दिया, नहीं, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अदा मुअज़्ज़म सिर्फ जख्मी है, मैं डॉक्टर से बात करके इन्हें फौरन शहर ले जाऊंगा। इसने खुद ही अपने आप को निपट दिया, लेकिन गाड़ी हवेली के फाटक से अंदर दाखिल होते ही इसका दिल धक से रह गया। वो बैन की आवाजें थी जिन्होंने इसके दिल को बुरी तरह भींच लिया था। गाड़ी रुकी तो इसके इस्तकबाल के दौड़कर आने वाला मुलाजिम इसकी शक्ल देखते ही धाड़े मार मार कर रोने लगा। क्या नहुसत फैला रखी है, खामोश हो जाओ, कुछ नहीं हुआ अद्दा मुअज़्ज़म को, ठीक हो जाएंगे वो मुलाजिम पर इतनी जोर से चिल्लाया कि इसकी आवाज फट गई। साइंस सब कुछ समझ आने वाले सरमद ने इसे यक लफ्ज़ी दिलासा देने की कोशिश की और फिर फौरन ही अंदर से बरामद होते सदाकत शाह की तरफ इसकी तवज्जो मबजूल कराई। बाबा साईं, वो यूं उनकी तरफ लपका जैसे खूबसूरत बच्चा बाप की पनाह लेना चाहता हो। सबर आलम शाह, हौसले से काम लो, यह वक्त अपने दुख रोने का नहीं, अदा कुर्बान शाह की हिम्मत बढ़ाने का है। सदाकत शाह की अपनी आंखें सुर्ख हो रही थी और चेहरे पर जलजले के असरात थे, फिर भी उन्होंने चेहरे ठहरे हुए लहजे से बेटे को नसीहत की। इस नसीहत के बाद इसके दिल में जो मुहूम सी उम्मीद बाकी रह गई थी, इसने भी दम तोड़ दिया और बेसाख्ता ही लाडली बहन का चेहरा ज़हन में उभरा। अभी चंद घंटे कबल ही तो इसने शदीद तकलीफ से गुजरकर दुनिया की सबसे बड़ी नेमत पाने की खुशी हासिल की थी और सितम था कि इस खुशी के फौरन बाद वो बेवकी के सदमे में मुब्तला कर दी गई थी। कुछ मालूम हुआ ये सब कैसे हुआ? गम के साथ गुस्से ने योश की तो इसने दहके हुए लहजे में सदाकत शाह से दरियाफ्त किया, अभी कुछ मालूम नहीं है। वारी काल मिलते ही इन लोगों की तलाश शुरू कर दी गई थी। गांव से बहुत दूर रास्ते की वीरान हिस्से में गाड़ी और सवार मिल गए। पूरी गाड़ी छलनी हो चुकी थी और अंदर मौजूद अफराद में न सिर्फ जुम्मन था जिसके सीने में सांस बाकी थी, जुम्मन और लाशों को फौरन अस्पताल पहुंचाया गया
वहाँ के डॉक्टर ने मुअज्जम के 2 गार्ड्स की मौत की तस्दीक कर दी और जुम्मन के बारे में बताया कि यूँ तो गोलियां ज्यादा नाजुक मुकामात पर नहीं लगी हैं, लेकिन खून ज्यादा बह जाने की वजह से इसकी हालत नाजुक है। जुम्मन अब भी अस्पताल में है। इसके जिस्म में लगने वाली गोलियां निकाली जा चुकी हैं और इसे खून वगैरह लगाया गया है। अब आगे देखो डॉक्टर क्या बोलता है। जुम्मन की जिंदगी बच गई तो हमें कातलों के बारे में कुछ बता सकेगा। फिलहाल तो मुकामी पुलिस अपने हिसाब से कार्रवाई कर रही है। सदाकत शानी से अपने साथ अंदर ले जाते हुए तफसीलात से आगाह किया। अंदर पहुंचते ही इसका कुर्बान शाह से सामना हो गया। एक रात में ही वो क्या से क्या हो गए थे। जवान बेटे की मौत ने बिल्कुल निढाल कर दिया था और यूं लग रहा था कि एक रात में ही वो उम्र के 10-20 साल तय कर चुके हैं। आलम शानी ने सीने से लगाया तो वो किसी बच्चे की हिचकियों से रोने लगे। वो जो अपनी खानदानी आन बान का बहुत ख्याल रखते थे, इस वक्त सब कुछ भूल चुके थे। वो कुछ याद था तो जवान बेटे की जुदाई का गम। मेरा सब कुछ रुक गया आलम पुत, मेरे दोनों हाथ खाली हो गए। हिचकियों के दरमियान ही उन्होंने जिस अंदाज में अल्फाज अदा किए, आलम को लगा कि इसका दिल कट रहा हो। एक बाप के लिए भला इससे बड़ा गम हो भी क्या सकता था कि इसका जवान हंसता खेलता बेटा मौत ने झपट लिया था। हौसले से काम ले मामू साईं, हम हौसले से काम लेंगे तभी तो अदा मुअज्जम के कातलों की इनके इंजाम तक पहुंचा सकेंगे। और हाँ, अब आप बिल्कुल भी खाली हाथ नहीं रहे। अदा मुअज्जम का बेटा आपका बाजू बनने के लिए दुनिया में आ चुका है। इसने इन्हें हौसला देने के साथ साथ इत्तला भी दी और फिर खुद ही मलूल हो गया। इतनी बड़ी खुशखबरी इस तरह सुनाने का कभी इसने सोचा भी नहीं था। अगर ये आम हालात होते तो इस वक्त हवेली बका नूर बनी होती। वो ढोल ताशों और मिठाई के टोकरों के साथ यहाँ आता। हवेली के अंदर बाहर पुरस्कार देने के लिए आने वालों के बजाय बधाइयां देने आने वालों का हुजूम लगा होता। कड़वी रोटी के बजाय दावत और लंगर का इंतजाम हो रहा होता। मुअज्जम का बेटा कुर्बान शाह इस इत्तला पर गुंग हो गए। जी अदा मुअज्जम का बेटा आपका बाजू। आलम शाह ने खुद पर कड़ा जब्त करते हुए इस इत्तला के जरिए गोया इनके अंदर एक नई रूह फूंकने की कोशिश की। कितना बदनसीब था मेरा पुत्र के अपने बेटे की शक्ल भी नहीं देख सका। कुर्बान शाह एक बार फिर जार जार रोने लगे। बस कर दो कुर्बान शाह, बेटे का सारा गम आंसू में बहा दोगे तो इसके कातलों को इंजाम तक पहुंचाने की आग सीने में सर पड़ जाएगी। अब तक इनके करीब खामोशी से खड़े सदाकत शाह ने पुरतब्श लहजे में इन्हें टोका तो इसके साथ साथ आलम भी चौंक गया। इंतकाम तो लेना होगा, लेकिन किस से? कौन है अदा मुअज्जम का कातिल? कातिल जो भी है वो बच नहीं सकेगा। हम इसे पाताल से भी ढूंढ लाएंगे। सदाकत शाह की आवाज की गूंज इतनी बुलंद थी कि ताजुब के आने वाले लतीफ सोमरू ने भी इनका एक एक लफ्ज सुना। पल भर के लिए इसके चेहरे पर साया सा दौड़ गया, लेकिन फिर इसने खुद पर काबू पा लिया और संजीदा तासुरात के साथ अंदर दाखिल हुआ। बहुत दुख हुआ साईं, मुअज्जम शाह के बारे में सुनकर मुझे उठते ही खबर सुनने को मिली। मैं नाश्ता के बगैर सीधा इधर दौड़ा आया। रात ही तो मेरी मुलाकात हुई थी मुअज्जम शाह से। मैं सोच भी नहीं सकता था कि इतने पढ़े लिखे और मुहज्जब नौजवान से ये मेरी पहली और आखिरी मुलाकात है। इन तीनों से बारी बारी मुआनका करते मुसलसल बोलता जा रहा था। इसे इन तीनों ही के लिए दिए अंदाज से कोई गर्ज नहीं थी। लग रहा था कि वो यहाँ बस अपनी सुनाने आया है और सुनाकर ही वापस जाएगा। वो कह रहा था, कल मैं पहली बार मुअज्जम शाह से मिला और मिलकर मुझे अफसोस हुआ कि इतने शानदार नौजवान से मेरी पहले की मुलाकात नहीं हो सकी। वो बहुत समझदारी की बातें कर रहा था। जिस मामले पर आप मेरी बात नहीं समझ रहे थे, इसने फौरन समझ ली थी और मान लिया था कि कानून में दुरुस्त हूँ और मेरा मौकफ एक उसूली मौकफ है। मुअज्जम शाह की इस कुशादा दिली ने मुझे इतना मुतासिर किया था कि मैंने इससे वादा कर लिया था कि सिर्फ इसकी खातिर मैं इस मामले पर नए सिरे से गौर करूंगा और उम्मीद है कि कोई ऐसा हल निकल आएगा जिससे दोनों फरीकैन ही मुकम्मल तौर पर मुतमईन हो जाएंगे। मैंने इससे कहा था कि जरा मुझे फुर्सत मिल जाए तो मैं जल्द इसके बाद आपके साथ एक मीटिंग रखूंगा, लेकिन अफसोस के इसकी नौबत नहीं आ सकी और मैं इतने शानदार जवान से दूसरी मुलाकात करने से हमेशा के लिए महरूम रह गया। वो बहुत नरम और मीठे लहजे में बोल रहा था, लेकिन इसके लहजे में छुपी मुनाफकत इनमें से किसी से पोशीदा नहीं थी। वो एक माना हुआ मक्कार शख्स था और कुर्बान शाह की मजबूरी से फायदा उठाकर इसने बहुत चालाकी से इनकी कीमती जमीन हथिया ली थी। जमीन हथियाने के बाद वो मुअज्जम शाह की मुसलसल कोशिशों के बावजूद इससे मुलाकात के लिए राजी नहीं हो रहा था और कल बड़ी मुश्किल से मुलाकात का वक्त दिया था और इस मुलाकात से वापसी में ही मुअज्जम शाह को कत्ल कर दिया गया था। इस वक्त ही इनकी नजरों में सबसे मशकूक शख्स था जो इनका बड़ा खैर खा और हमदर्द बना बातें बना रहा था। कुर्बान शाह का बस नहीं चल रहा था कि इस शख्स को धक्के देकर अपनी हवेली से बाहर निकाल दे, लेकिन अभी हतमी तौर पर यह तय नहीं हुआ था कि मुअज्जम शाह के कत्ल में इसी का हाथ है। खानदानी वजादारी भी इन्हें घर आए शख्स से बदसलूकी की इजाजत नहीं दे रही थी। तो जब कुछ और बस न चला तो ये कहते अपनी जगह से उठकर खड़े हुए, मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है, मैं थोड़ी देर अपने कमरे में आराम करना चाहता हूँ। वो वाकई ठीक नहीं लग रहे थे। खड़े होते इनके कदम बुरी तरह डगमगाने लगे।
आलम शाह इन्हें सहारा न देता तो वो जमीन पर गिर जाते। आलम पोत, अपने मामू को इनके कमरे तक ले जाओ और डॉक्टर से कहो कि इन्हें देखे। डॉक्टर यही हवेली में मौजूद होगा। मैंने वाकये के फौरन बाद हैदराबाद से इमरजेंसी में 4 डॉक्टर्स को बुलवा लिया था। उनमें से एक डॉक्टर ऑलरेडी डॉक्टर मुसलसल हवेली में ड्यूटी पर है। सदाकत शाह ने ठहरे हुए लहजे में बेटे को हदायत जारी की। वो इसका लम्हा बलहमा गुस्से से सुर्ख पड़ता चेहरा देख रहे तो उन्हें अब इसे यहाँ से हटाने का मुनासिब मौका मिल गया था। इन हालात में आप जैसे तजर्बाकार शख्स की यहाँ मौजूदगी गनीमत है। आपके मेरे कुछ कहने की बसात कहाँ, फिर भी इतना जरूर कहूंगा, हमारा आपस में हमसायगी का रिश्ता है और मैं इस इलाके का नुमाइंदा भी हूं, तो इस हक से आप जब भी और जिस मामले में चाहे मुझसे मदद तलब कर सकते हैं। मैं आपकी पुकार पर आधी रात को भी खिदमत के लिए तैयार रहूंगा। बज़ाहिर बहुत नरम लहजे में बोलते हुए अपने इलाके का नुमाइंदा होने की बात जताकर इसने सदाकत शाह को चरका लगाने की कोशिश की थी, लेकिन इनकी मतानत में कोई फर्क नहीं आया और संजीदगी से बोले, आपकी पेशकश का शुक्रिया सोमरू साहिब, मैं इस पेशकश को याद रखूंगा। वैसे तो इन हालात में आपकी आमद ही बहुत बड़ी बात है। आजकल यकीनन आप बहुत मसरूफ होंगे। आपकी सुर्ख आंखों को देखकर मुझे लग रहा है कि आप रात पूरी नींदें ले सके। बेहतर होगा कि अब आप घर जाकर आराम करें। हमें अगर जरूरत महसूस हुई तो आपको जरूर जहमत देंगे। सदाकत शाह के अल्फाज पर लतीफ सोमरू का स्याह चेहरा मजीद स्याह पड़ गया। उन्होंने बहुत मुहज्जब लहजे में इसे वहां से दफा हो जाने का हुक्म दे दिया था और वो अपनी जगह बल खाने के सिवा कुछ नहीं कर सका था। सदाकत शाह की बेनियाजी का आलम था कि उन्होंने अपनी बात कहकर इसकी तरफ देखना भी गवारा नहीं किया था और इसी वक्त अंदर दाखिल होने वाले इलाके के दूसरे मुअज़्ज़ज़ जिम्मेदार की तरफ मुतवज्जो होकर इसके इस्तकबाल के लिए उठ खड़े हुए थे। अपनी बेइज्जती पर दिली दिल में बिलबिलाता लतीफ सोमरू एक झटके से उठकर बाहर की तरफ बढ़ गया। हालांकि उसूलों ने इसे खुद भी आने वाले शख्स से मिलना चाहिए था। इसे यूं वहां से जाता देखकर जहां आने वाले जिम्मेदार के चेहरे पर हैरत के रंग दौड़े, वहीं सदाकत शाह के जलते बलते चेहरे पर भी इत्मीनान के चंद छींटे पड़ गए। उन्होंने लतीफ सोमरू से वही शुरू किया था जिसका वो हकदार था। मुड़ जाओ। वकास को रोकने का हुक्म देने वाली आवाज ने से दूसरा हुक्म दिया तो वो इस हुक्म की तामील में आहिस्तगी से आवाज की समत मुड़ गया। इस दौरान इसकी गर्दन पर रखा गया हथियार हटा लिया गया था, लेकिन वो जानता था कि हथियार का रुख अब भी इसी की तरफ होगा, इसलिए मुड़ते हुए कोई गलत हरकत करने की कोशिश नहीं की थी। मुड़ने के बाद इसने जिस शख्स को अपने ऊपर मशीन पिस्टल ताने खड़ा देखा, इसकी उम्र तकरीबन 35 साल थी और इसने भी सिक्योरिटी गार्ड वाली वैसी यूनिफॉर्म पहन रखी थी जैसी यूनिफॉर्म इसने बारबीन अमीर कासा को अपने हिफाजती हिसार में लिए जाने वाले गार्ड के जिस्मों पर देखी थी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं मिस्टर? गार्ड ने इसका उम्दा लिबास, कीमती जूतों, महंगी रसवाच और स्टाइलिश हेयर कट का एक नजर में जायजा लिया और हाथ में मशीन गन पिस्टल की मौजूदगी के बावजूद खासे मुहज़्ज़िबाना लहजे में दरियाफ्त किया, क्या इस तरफ आना मना है? वकास को कोई जवाब न सूझा तो मुंह बनाते खुद उल्टा बेपरवाही से सवाल कर डाला, जी हाँ, इस फ्लोर पर बहुत खास लोगों को कमरे अलाट किए जाते हैं और उन अफराद के अलावा इनके सिर्फ इन मेहमानों को यहाँ आने की इजाजत दी जाती है जिन्हें खुद उन्होंने बुलाया हो। ऐसे अफराद को नीचे से ही कैलेंडर्स दी जाती है और इनकी आमद से कबल यहाँ इत्तला कर दी जाती है। आपकी सिलसिले से मुझे कोई इत्तला नहीं दी गई, जिसका मतलब है आप एक गैर मुतल्लिका शख्स हैं और सिक्योरिटी के हवाले से ये एक रिस्क है, इसलिए मेरी ड्यूटी है कि मैं आपको रोकूं और आपकी यह आमद की वजह मालूम करूं। इसके अमीराना हुलिये की वजह से गार्ड इससे मुहज़्ज़ब लहजे में बात जरूर कर रहा था, लेकिन इसकी आंखों में शक की परछाइयां भी थी। ओह नो, अगर तुम मुझ पर शक कर रहे हो तो तुम्हारे अपने होटल की रेपुटेशन के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। होटल के 5th फ्लोर पर किसी मशकूक शख्स का पाया जाना होटल के सिक्योरिटी सिस्टम पर बहुत बड़ा सवाल निशान डाल देगा। क्या तुम कोई जर्नलिस्ट हो? सिक्योरिटी गार्ड उलझा। मेरे ख्याल में हम तुम्हारे ऑफिस में बैठकर बात कर लेते हैं। वो कनखियों से देख चुका था कि तवील कॉरिडोर के इख्तिताम पर आखिरी कमरे के दरवाजे पर बारबी को छोड़ने के बाद दोनों गार्ड वापस पलट। वो इनका और खुसूसन इस शख्स का सामना नहीं करना चाहता था जिसके पीछे यहाँ तक आया था, इसलिए फौरन एक पेशकश की जिसे जरा से तजब्जुब के बाद गार्ड ने मंजूर कर लिया और इसे लेकर एक दरवाजे की तरफ बढ़ा। इसका पिस्टल अब भी इसके हाथ में था और अब भी वो वकास की तरफ से मुहताज दिखाई दे रहा था। वकास ने इसे रिलैक्स करने के लिए अपने अंदाज में मजीद बेपरवाही और बेफिक्री नुमाया कर दी और यूं नजर आने लगा जैसे वो बाकायदा दावत मिलने पर वहां के जायजे के लिए आया हुआ हो। गाड़ी से जिस छोटे से सिक्योरिटी रूम में ले आया वहां पहले ही से एक और शख्स गार्ड की यूनिफॉर्म में मौजूद था और एक कुर्सी पर बैठा दीवार पर नस्ब स्क्रीन पर तवज्जो मबजूल किए हुए था। स्क्रीन पर एक नजर डालते ही वकास को अंदाजा हो गया कि ये सिक्योरिटी रूम सिर्फ 5th फ्लोर की सिक्योरिटी के लिए ही काम कर रहा है और इस स्क्रीन पर नजर आने वाले मुख्तलिफ मनाजिर इस फ्लोर के मुख्तलिफ हिस्सों के हैं। इसने अपने मतलूबा गार्ड उसके साथी को लिफ्ट में सवार होकर वहां से जाते हुए देखा तो अपनी जगह हाथ मल कर रह गया। जी तो अब बताइए आप कौन है और आपकी यहाँ मौजूदगी का क्या सबब है? वो जायजे में ही मसरूफ था कि इसे साथ रहने वाले गार्ड ने इसको अपने तरफ मुतवज्जो किया। ओह सॉरी, मैं जरा आपके सिक्योरिटी सिस्टम का जायजा ले रहा था। ये तो बहुत अच्छा और जदीद सेटअप है।
आप यहाँ बैठे बैठे आराम से पूरे फ्लोर पर नजर रख सकते हैं। जदीद सिस्टम के साथ काम करने का ये फायदा है कि ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं पड़ती। मेरे ख्याल में इस फ्लोर की सिक्योरिटी के लिए तो आप 2 ही अफराद काफी होते होंगे। इसने अपने रेजे में सताइश को नुमाया किया। ऐसा ही है, एक वक्त में यहाँ सिर्फ 2 गार्ड ही मौजूद होते हैं। 2 के अलावा यहाँ कभी तीसरे गार्ड की जरूरत पेश नहीं आई, लेकिन कभी जरूरत हो तो इमरजेंसी में मजीद गार्ड को भी कॉल कर सकते हैं। गुड, अच्छा सिस्टम है। इसने यूं तारीफ की जैसे इसकी यहाँ मौजूदगी का यही मकसद हो। प्लीज अब आप अपने बारे में कुछ बता दें, वरना मैं आपके साथ सख्ती पर मजबूर हो जाऊंगा। गार्ड का लहजा एक बार फिर बदलने लगा। इसका साथ इन मुज़ाकरात में इनके साथ शामिल नहीं हुआ था और बज़ाहिर मुसलसल स्क्रीन की तरफ मुतवज्जो था, लेकिन वकास को अंदाजा था कि वो इनकी गुफ्तगू पर कान धरे बैठा है। मैं ही अपने एक अंकल के साथ दावत में आया हूँ। डिनर के दौरान में एक कॉल सुनने के लिए डाइनिंग हॉल से बाहर आया तो मेरी नजर अपने एक ऐसे शनासा पर पड़ी जिनसे मेरी बहुत दिनों से मिलना चाह रहा था, लेकिन मेरा इनसे राब्ता नहीं हो पा रहा था। दूसरी तरफ मैं जिस कॉल पर मसरूफ था वो भी बहुत अहम थी और मैं इसे ड्रॉप नहीं कर सकता था। जल्द अज जल्द बात समेटने की कोशिश के बावजूद वो साहब मुझसे खासी दूर चले गए और जब मैं कॉल निपटाकर इन्हें आवाज देने ही वाला था तो वो एन इसी वक्त लिफ्ट में सवारों के ऊपर चले गए। मैंने नोट कर लिया था कि लिफ्ट 5वीं मंजिल पर गई है, इसलिए मैं खुद भी इनकी तलाश में इस मंजिल पर आ पहुंचा और यहाँ आपने मुझे धर लिया। वो फौरी तौर पर जो कहानी घट सकता था घड़कर सुना दी। आपके इन शनासा का नाम क्या है? सिक्योरिटी गार्ड ने तहम्मुल से पूछा। दाऊद खान। इसने एक नाम लिया। इस फ्लोर पर इस नाम के कोई साहिब नहीं ठहरे हुए। गार्ड ने स्पाट लहजे में से आगाह किया। मुमकिन है मुझसे फ्लोर का नंबर देखने में गलती हुई हो या खान साहब किसी और नाम से यहाँ ठहरे हुए हों। वो जरा शौकीन मिजाज के आदमी है और अपने शौक को बीवी बच्चों से पोशीदा रखने के लिए नाम बदल कर भी होटलों में क़याम कर लेते हैं। इसने आंख का एक कोना दबाया और लहजे को मायनेखेज बनाकर गार्ड को एक और झांसा देने की कोशिश की। नहीं, इस बात का सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारे यहाँ ओरिजिनल NIC चेक किए बगैर किसी को कमरा नहीं दिया जाता। बेहतर होगा कि आप मुझे अपने यहाँ मौजूदगी का कोई माकूल जवाब बताएं, वरना मैं अपने हेड को यह मामला ट्रांसफर कर दूंगा। सिक्योरिटी गार्ड ने इसकी सारी दास्तान को यकसर मुस्तरद कर दिया और सर लहजे में इससे बोला, तुम्हारा मतलब है मैं झूठ बोल रहा हूँ? वकास ने अपना लहजा तेज करने के इसमें गुस्से की आमेजिश की और बात को जारी रखते बोला, मुझे 101% यकीन है कि वो खान साहब ही थे जो शायद किसी और नाम से यहाँ ठहरे हुए हैं। 1 मिनट रुको, मैं तुम्हें कागज पर इनकी नाक बनाकर दिखाता हूँ। इनकी नाक बहुत अजीब वजह की है, तुम देखते ही पहचान लोगे मैं किन साहिब की बात कर रहा हूँ। बोलते बोलते इसने एक झटके से अपनी जेब में अटका हुआ कलम बाहर निकाला। ये आम कलम नहीं था। इसी जेब से बाहर निकालते इसने सिक्योरिटी गार्ड से रुक करके एक बटन दबाया तो निब वाली साइड से सूरज से एक सुई निकली और सीधी जाकर गार्ड की गर्दन में पेवस्त हो गई। रद्द अमल में इसके होंठों से हल्की सी सिसकी निकली और वो झूमता अपनी जगह से गिर गया। इस दौरान स्क्रीन पर नजर रखा गार्ड इनके तो हो चुका था, लेकिन वकास ने फुर्ती का मुजाहरा किया और कलम का रुख इसकी तरफ करके दोबारा इसका बटन दबा दिया। एक बार फिर कलम में से सुई बरामद हुई और उड़ते हुए दूसरे गार्ड की कनपट्टी से टकराई। इसे बेहोश होने में अपने साथी से भी कम वक्त लगा। वकास ने दोनों को इनके हाल पर छोड़ा और खुद से बाहर की तरफ लपका। इस वक्त इसे अपने मतलूबा शख्स की तलाश से ज्यादा इस बात की फिक्र थी कि इस सब से अपनी जान छुड़ाकर वापस पार्टी में पहुंच जाए। वहां से किसी रुकावट के बगैर वापसी इसलिए मुश्किल नहीं थी कि वो लाला ईसा के साथ होता। वो लाला ईसा के किसी साथी पर हाथ डालना आसान बात नहीं थी, लेकिन इस बार भी किस्मत ने इसका साथ नहीं दिया। और जैसे ही वो सिक्योरिटी रूम से बाहर निकला, लिफ्ट से 2 गार्ड बरामद हुए। इनके हाथों में भी मशीन पिस्टल थे। इससे कबल के वो इसके तवज्जो होते वो तेज तेज कदम उठाते बाएं जानिब के कॉरिडोर की तरफ मुड़ गया। ये वही कॉरिडोर था जिसके आखिरी कमरे में बारबी को ले जाया गया था। स्टॉप! इसकी फुर्ती के बावजूद गार्ड ने इसे देख लिया था और उनमें से एक ने इसे रोकने के लिए चिल्लाया था। वो रुकने के बजाय दौड़ पड़ा, लेकिन दौड़कर कहाँ जाता। आगे से कॉरिडोर बंद था। इसने इस्तरारी तौर पर बारबी के कमरे के दरवाजे के नाप पर हाथ रखकर इसे घुमाया। हैरत अंगेज तौर पर दरवाजा लॉक नहीं था। वो झपटकर कमरे में दाखिल हुआ और लॉक दबा दिया। लॉक दबाकर पलटा तो इसने बारबी को अपने सामने खड़े हैरत से आंखें पटपटाते हुए देखा। वो अभी तक उसी लिबास में थी जिस लिबास में इसने रक्स करते हुए देखा था, लेकिन अब इसके चेहरे से मेकअप काफी हद तक साफ हो चुका था और ज्वेलरी भी गायब थी, यानी अभी वो चेंज करने के इब्तदाई मराहल में थी। नाजिल होने वाली नागहानी ने इसे अपना काम अधूरा छोड़ने पर मजबूर कर दिया। वो जिस कमरे में दाखिल हुआ था वो असल में एक पूरा स्वीट था और बारबी इसके बेडरूम वाले हिस्से से निकलकर सामने आई हुई थी। हु आर यू? हैरत से संभलने के बाद इसने वकास से सवाल किया, लेकिन इसके जवाब देने से कबल ही दरवाजे पर तेज दस्तक की आवाज उभरी। दस्तक देने वाले सिक्योरिटी गार्ड के अलावा भला कौन हो सकता था? दफा हो जाओ यहाँ से, मिस बारबी मेरे कब्जे में है। अगर किसी ने भी कोई उल्टी सीधी हरकत की तो वह मिस बारबी अपनी जान से चली जाएगी। इसने बावाज़ बुलंद बोलते बोलते गार्ड को धमकाया। तुम अपने हक में अच्छा नहीं कर रहे मिस्टर। बेहतर होगा कि तुम फौरन बाहर आ जाओ, दूसरी सूरत में हम सख्त कार्रवाई करने पर मजबूर होंगे। गार्ड ने जवाबी धमकी दी, लेकिन
اس کی آواز بہت زیادہ بلند نہیں تھی۔ یقیناً ان کی کوشش تھی کہ معاملہ خاموشی سے نمٹ جائے اور دیگر کمروں میں مقیم افراد کو اس تماشے کی خبر نہ ہو تاکہ ہوٹل کی ساکھ پر کوئی حرف نہ آ سکے۔ تم جو چاہے کرو، مگر یہ بات یاد رکھنا کہ میری مرضی کے خلاف کچھ بھی کر کے تم مس باربی کی زندگی داؤ پر نہیں لگا دو گے۔ اس نے گارڈ کی دھمکی کو خاطر میں لائے بغیر اطمینان سے جواب دیا۔ اس گفتگو کے دوران اس کی نظر البتہ باربی پر ہی مرکوز تھی اور اس نے یہ بات نوٹ کر لی تھی کہ وہ صورتحال پر قطعی ہراساں نہیں تھی اور اپنی ابتدائی حالت پر قابو لینے کے بعد اب اسے دلچسپی سے دیکھ رہی تھی۔ مس باربی کو کوئی نقصان پہنچا کر تم اپنے بچاؤ کا ہر راستہ کھو دو گے۔ باہر موجود گارڈ نے شاید دانت کچکچا کر یہ جملہ ادا کیا تھا۔ تم لوگ مجھے یہاں سے نکلنے کا راستہ صاف دے دو۔ میں مس باربی کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، بس انہیں ہوٹل سے باہر کچھ دور تک میرے ساتھ چلنا ہوگا، پھر میں انہیں چھوڑ دوں گا۔ اس نے اپنا مطالبہ پیش کیا۔ میں اس سلسلے میں تھوڑی دیر میں تمہیں اپنا جواب دیتا ہوں۔ باہر سے گارڈ کی پریشان آواز سنائی دی اور محسوس ہوا کہ وہاں سے جا رہا ہے، لیکن وقاص کو معلوم تھا کہ اس کا دوسرا ساتھی بھی باہر موجود ہے۔ انتظامیہ کے پاس ہوٹلوں کے ہر تالے کی چابی ہوتی ہے، تھوڑی دیر میں وہ چابی سے لاک کھول کر اندر آ جائیں گے۔ باربی نے ایک صوفے پر جگہ سنبھال لی اور مسکراتے ہوئے اس سے بولی تو وقاص چونک گیا اور جھپٹ کر دروازے کی چٹخنی چڑھا دی۔ دروازہ توڑ کر اندر آنا بھی کوئی ایسی زیادہ مشکل بات نہیں۔ اس نے جیسے ہی اٹھایا، نہیں وہ ایسا نہیں کریں گے، ایسا کر کے وہ تمہاری زندگی کے لیے خطرہ نہیں مول لے سکتے۔ وقاص نے بھرائی آواز میں اس سے زیادہ خود کو یقین دلایا۔ ضروری نہیں کہ وہ کرکاسا کو اتنی اہمیت دیں، تم اگر انہیں بہت زیادہ مطلوب ہو تو میری زندگی پر رسک لے سکتے ہیں۔ ویسے بائی دا وے مجھے ابھی تک یہ پتہ نہیں چل سکا کہ میری زندگی کو تم سے کس طرح کا خطرہ درپیش ہے۔ تمہارے پاس کا ہتھیار تو دور کی بات، معمولی سے ناخن تراش بھی نظر نہیں آ رہا جس سے تم میری جان لے سکو۔ وہ گویا اس کا مضحکہ اڑا رہی تھی۔ تم میرے ہاتھ میں یہ قلم دیکھ رہی ہو نا، یہ بہت کام کی چیز ہے۔ اس سے نکلی دو سوئیوں نے دو ہٹے کٹے سیکورٹی گارڈ کو لمبا لٹا دیا ہے۔ تم کس کھیت کی مولی ہو، اور میرے خیال میں مجھے تمہارے لیے اس ہتھیار کو استعمال کرنے کی زحمت نہیں کرنا پڑے گی۔ میرے دو چار ہاتھ ہی تمہاری نازک جان کے لیے کافی ہوں گے۔ وقاص نے چل کر اسے جواب دیا۔ واقعی؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر مسکرائی اور اسی لمحے کان پر رکھا ہوا شیشے کا ایک ڈیکوریشن پیس اٹھتا وقاص کی طرف آیا۔ وقاص عین وقت پر جھکائی نہ دے جاتا تو اس کا سر پھٹ گیا ہوتا۔ اب بھی دائیں شانے پر خاصی زوردار ضرب لگی۔ ضرب کھاتے اپنی جگہ سے اچھل کر دوسری جگہ پر چلا گیا۔ اس دوران باربی بھی صوفے سے اٹھ کر کھڑی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے کے نرم تاثرات تبدیل ہو کر سختی میں ڈھل چکے تھے۔ ہماری سوسائٹی میں مرد عورت کو کمزور جان کر کسی نہ کسی طرح کا استحصال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تم نے بھی اس وقت یہی گھٹیا حرکت کی ہے اور تم سمجھتے ہو کہ ایک کمزور عورت کو ڈھال بنا کر یہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو جاؤ گے، لیکن میں تمہیں بتا دوں گی کہ تم کتنی شدید غلطی پر ہو۔ وہ پھکارنے کے انداز میں بولی اور کسی شیر نے کسی پھرتی سے اس پر چھلانگ لگائی۔ وہ ایک بار پھر پھرتی کا مظاہرہ کرتے ایک طرف ہٹ گیا، لیکن اس چکر میں ایک سائڈ ٹیبل الٹ گئی۔ میری تم سے کوئی دشمنی نہیں، نہ ہی میں تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہتا ہوں، اس لیے بہتر ہے کہ تم مجھ سے مقابلے کی کوشش مت کرو۔ اس نے تیز تیز بولتے ہوئے باربی کو سمجھانا چاہا، لیکن وہ سمجھنے کے موڈ میں نہیں تھی اور شعلہ بار نظروں سے گھورتی ہوئی ایک بار پھر حملے کے لیے پرتول رہی تھی۔ وقاص نے اپنی پوری توجہ اس پر مرکوز کر دی۔ نتیجتاً جب وہ ایک بار پھر حملہ ہوئی تو وہ اتنی آسانی سے ایک طرف ہٹ ہو گیا جیسے چہل قدمی کر رہا ہو۔ باربی نے بھی ہار نہیں مانی اور فوراً پلٹ کر اس پر کھڑی ہتھیلی کا وار کیا۔ وقاص نے اس کے وار کو اپنے بازو پر روکا اور اسے تسلیم کرنا پڑا کہ اس بظاہر نرم و نازک نظر آنے والی لڑکی کے اس وار میں آہنی طاقت تھی۔ اس کا دوسرا وار کرنے سے قبل وہ ایک بار پھر اچک کر اپنی جگہ چھوڑ چکا تھا۔ چنانچہ باربی کی چلائی جانے والی ٹانگ ہوا ہی میں معلق رہ گئی۔ پلیز میری بات کو سمجھو، میں تم سے لڑنا نہیں چاہتا۔ میں نے صرف اس کمرے میں پناہ لی ہے اور میں تم سے تمہارا تھوڑا سا تعاون چاہتا ہوں۔ وہ بڑے صوفے کے پیچھے کھڑا ہوا اور باربی کو اس تک پہنچنے کے تھوڑا سا وقت لگتا۔ اس نے اس مہلت سے فائدہ اٹھایا اور اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ کیوں؟ تم میری پھوپھی کے پتر لگتے ہو جو میں تم سے تعاون کروں؟ وہ ابھی تک کوئی اسے قابل ذکر ضرب نہیں لگا سکی تھی، اس لیے تھوڑی سی جھنجھلائی ہوئی تھی۔ وقاص اس کی بات پر بے ساختہ ہنس پڑا۔ شکل و صورت دھلی سے بالکل بدیسی دکھائی دینے والی وہ حسینہ ایسی دیسی انداز میں بات کرے گی اسے امید نہیں تھی۔ اسے ابھی اپنی حرکت کا اندازہ ہو گیا، اس لیے پہلے ٹھٹکی پھر انگریزی میں دو چار گالیاں دے ڈالی۔ گالی مت دو مس، یہ نہ ہو کہ تمہیں لڑکی ہونے کی رعایت دینا بھول جاؤ۔ وقاص کے چہرے کا رنگ سرخ ہوا اور اس نے انگلی اٹھا کر باربی کو تنبیہ کی۔ اس سے قبل کے باربی جواب میں کچھ کہتے دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ وہ دونوں ہی دستک کی آواز پر اس پر متوجہ ہو گئے۔ دروازہ کھولو وکی۔ دستک کے ساتھ ہی جو آواز سنائی دی اس نے وقاص کے ہوش اڑا دیے۔ اب چاہیے اس پر ٹوپی کیوں نہ داغ دی جاتی، وہ دروازہ کھولنے میں ایک سیکنڈ کی تاخیر نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے فوری طور پر دروازہ کھول دیا۔ سامنے لالا عیسیٰ کھڑا اپنی سرخ آنکھوں سے گھور رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی طرح دار و حسین سونیا بھی کھڑی ہوئی تھی۔ وہ بے ساختہ ہی 2 قدم پیچھے ہٹا، لیکن لالا عیسیٰ نے اندر آنے کے لیے قدم نہیں اٹھائے اور اپنی جگہ کھڑا اسے گھورتا رہا۔ یہ سب کیا تھا مسٹر وقاص؟ لالا عیسیٰ کی بجائے سونیا خان نے ذرا درست لہجے میں سے دریافت کیا۔ بس ایسے ہی ذرا میں مس باربی کے پیچھے اوپر آ گیا تھا
تو گارڈ میرے گلے پڑ گئے اور مجھ سے خامخواہ الٹی سیدھی حرکتیں ہوتی چلی گئی۔ اس نے یوں جھیپی ہوئی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا جیسے واقعی کوئی کٹوری بوائے ہو اور اپنی حرکت پر پکڑے جانے پر شرمندہ ہو رہا ہو۔ یہ ذرا سی بات نہیں مسٹر وکاس، آپ نے 2 سیکورٹی گارڈ کو بے ہوش کر دیا، جنہیں اسپتال لے جانا پڑا۔ دوسری طرف آپ پر مس باربی کو یرغمال بنانے کا بھی الزام ہے۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس صورتحال پر ہوٹل انتظامیہ کتنا سخت ایکشن لے سکتی ہے۔ وہ تو مینیجر نے سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھ کر نوٹس کر لیا کہ آپ میری پارٹی کے مہمانوں میں شامل ہیں۔ اس نے مجھ سے رابطہ کیا اور مجھے فوٹیج دکھائی تو میں لالا عیسیٰ کو ساتھ لے کر اپنی ذمہ داری پر آپ سے بات کرنے یہاں آ گئی۔ اب آپ بتائیں کہ آپ کے ساتھ کیا کیا جائے؟ سونیا خان کے لہجے کی درستگی قائم رہی۔ میرے خیال میں یہاں سے چلے جانا چاہیے مس خان، کسی سے جو بھی بات کرنی ہوگی میں خود کر لوں گا۔ لالا عیسیٰ جو اب تک خاموش کھڑا تھا یکدم سپاٹ لہجے میں بولا تو سونیا خان نے اپنے خوبصورت بالوں والے سر کو دھیرے سے جھٹکا اور بولی، یہ صرف آپ کی خاطر ہے مسٹر عیسیٰ، ورنہ اس سچویشن میں ہوٹل انتظام میں جتنی خفا ہے اس لڑکے کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تھینکس فار دس، لالا عیسیٰ نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا اور وکاس کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کر کے پلٹ گیا۔ سونیا خان اس سے پہلے ہی مڑ چکی تھی اور کوریڈور میں ان سے کافی آگے اپنی ہیل کی ٹک ٹک کرتے ہوئے چل رہی تھی۔ وکاس کان دبائے لالا عیسیٰ کے پیچھے چلتا رہا۔ وہ لوگ سونیا خان کے ساتھ واپس پارٹی میں نہیں گئے تھے، اس سیدھے باہر کا رخ کیا۔ اب بول، یہ کیا لفڑا تھا؟ لونڈے کے پیچھے جانے والی بات اب پر نہیں مان سکتا۔ وہ لوگ گاڑی میں بیٹھ کر ہوٹل سے روانہ ہوئے تو لالا عیسیٰ نے سنجیدہ لہجے میں اس سے دریافت کیا۔ اس کا انداز اتنا دو ٹوک تھا کہ وکاس کے جھوٹ بولنا ممکن نہیں رہا۔ علینا سے اپنی جذباتی وابستگی کے علاوہ وہ لالا کو ہر بات بالکل سچ بتاتا چلا گیا۔ تیری دوسروں کے لفظوں میں ٹانگ اڑانے کی عادت بہت بری ہے، سن کر لالا نے تبصرہ کیا۔ وکاس خاموش رہا۔ لالا نے پھر کوئی دوسری بات نہیں کی۔ وکاس کے لالا کی خاموشی غنیمت تھی، لیکن وہ یہ نہیں جان سکا تھا کہ اس خاموشی کے پیچھے کیا چھپا ہے۔ لالا اسے کچھ بھی بتائے بغیر خود کو ملنے والے ایک پیغام پر غور کر رہا تھا۔ پیغام کے الفاظ تھے، وکی کو ہمارے معاملات سے الگ رکھو ورنہ تم اسے کھو دو گے۔ لالا اسے کھونا نہیں چاہتا تھا۔ کھانے سے بھری ٹرے خالی کر کس نے گھنٹی کا بٹن دبایا تو حسب معمول مخصوص ملازم اندر آ کر خالی ٹرے واپس لے گیا۔ کھانے کے بعد وہ کچھ دیر کے لیے فارغ تھا۔ فراغت کے اس وقفے میں کیلولی کے لیے لیٹنے کے بجائے وہ دھیرے دھیرے کمرے میں ٹہلنے لگا۔ ٹہلتے ٹہلتے وہ قدم آئینے کے سامنے جا رکا اور اپنا جائزہ لینے لگا۔ اس وقت اس نے گہرے نیلے رنگ کے سینڈو کے ساتھ سیاہ ڈھیلا ڈالا ٹراؤزر پہن رکھا تھا۔ اس کی صحت واضح طور پر بہت اچھی ہو چکی تھی اور اریاں بازوؤں کی مچھلیاں تڑپتی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ وہ ماضی میں بھی فزیکل ایکٹیویٹیز میں حصہ لیتا رہا تھا، لیکن یہاں اس پر بے حد و حساب توجہ دی جا رہی تھی۔ اس عرصے میں اس کی خوراک میں کئی گنا اضافہ ہو گیا تھا اور یہ اچھی خوراک اور پابندی سے کی جانے والی مختلف ورزشوں کا ہی نتیجہ تھا کہ اس کی جسامت میں اتنی واضح تبدیلی آ گئی تھی، ورنہ کیتھر سے لوٹنے کے بعد وہ بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کر رہ گیا تھا۔ یہاں رہ کر اس کی صرف صحت ہی اچھی نہیں ہوئی تھی بلکہ وہ دوسرے کئی فنون میں مہارت حاصل کر چکا تھا۔ یہاں اسے جدید ہتھیاروں کے استعمال سے لے کر تلوار بازی، خنجر زنی اور تیر اندازی تک ہر کام سکھایا گیا تھا۔ ہاتھ پیروں سے لڑنے کے فن میں اسے پہلے ہی کافی مہارت تھی، یہاں اس مہارت میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ اسے کئی جدید آلات کا استعمال بھی سکھایا جا رہا تھا۔ یہ سب اس کے لیے باعث حیرت تھا۔ وہ لوگ اسے کچھ ایسی تربیت دے رہے تھے جیسے وہ کوئی کمانڈو یا جاسوس وغیرہ بننے جا رہا ہو۔ یہ سارے کام سیکھنا اس کے لیے ایک دلچسپ عمل تھا، اس لیے وہ تیز سے ہر چیز سیکھ رہا تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اسے الجھن اور فکر بھی تھی کہ اس ساری تربیت کا کیا مقصد ہے۔ اپنے قیدی ہونے کے احساس نے بھی اسے اندر سے جھنجھلا کر رکھا ہوا تھا، لیکن اپنے پیاروں کی خاطر وہ سب برداشت کرنے پر مجبور تھا۔ ساتھ کے جسم سے اس کا گردہ نکالے جانے کا منظر اس نے ایک بار بھی نہیں بھولا تھا۔ ساتھ جتنے عرصے یہاں رہا تھا، ویڈیو لنک کے ذریعے دن میں ایک بار اسے ساتھ کو دکھایا جاتا تھا۔ ہر بار وہ اسے بے ہوشی یا نیم بے ہوشی کی کیفیت میں ہی نظر آیا تھا، لیکن یہی غنیمت تھا کہ وہ زندہ تھا اور اسے مزید کوئی نقصان نہیں پہنچایا جا رہا تھا۔ اپنے مکمل تعاون کے ساتھ مسلسل ساتھ کو رہائی کی استدعا کر رہا تھا۔ ایک دن اچانک اس کی درخواست قبول کر لی گئی اور اسے مختلف نیوز کلپس دکھا کر یقین دلایا گیا کہ ساتھ کو سچ مچ رہا کر دیا گیا ہے۔ ساتھ کی رہائی اس کے لیے ایک بہت اچھی خبر تھی، لیکن 2-3 دن سے محسوس کر رہا تھا کہ اس کے ساتھ کچھ عجیب کیا جا رہا ہے۔ ان 2-3 دنوں میں اس کے معمولات میں یہ معمولی سی تبدیلی آئی تھی کہ رات کے کھانے کے بعد ایک سفید بالوں والا بوڑھا اس سے ملاقات کے لیے آنے لگا تھا۔ بوڑھے نے اسے اپنا نام وکٹر بتایا تھا۔ وکٹر دیکھنے میں نہایت نفیس شخصیت کا مالک اور دھیمی آواز میں بہت ٹھہر ٹھہر کر گفتگو کرتا تھا۔ اس کی گفتگو معاذ کی ذات کے ارد گرد ہی گھومتی رہتی تھی۔ حیرت انگیز طور پر وہ معاذ کی زندگی کے کئی واقعات سے آگاہ تھا، پھر بھی قرید کر اس کے متعلق معلومات حاصل کرتا رہتا تھا۔ معاذ اسے مختلف انداز میں لیکن اپنے بارے میں بالکل سچ باتیں بتاتا تھا، کیونکہ اس کا اندازہ تھا کہ اس کی سچائی جانچنے کے لیے ہی اس سے یہ سب پوچھا جاتا ہے۔ بوڑھے کی اپنی زندگی سے متعلق معلومات کے باعث اسے خدشہ تھا کہ کہیں
اس کا کوई गलत जवाब इसके लिए मसला न बन जाए। अब तक ऐसी कोई बात नहीं हुई थी कि बूढ़ा इस पर अपने अदम एतमाद का इजहार करता, लेकिन इसकी अपनी उलझन बढ़ती जा रही थी। बूढ़े विक्टर से मुसलसल मुलाकातों के दौरान इसने दो खास बातें नोट की थी। नंबर एक ये कि गुफ्तगू के दौरान विक्टर अपनी मकनातीसी आंखें मुसलसल इसकी आंखों पर जमाए रखता था। दूसरा ये कि इसे विक्टर के अपने कमरे से वापस जाने का कभी अंदाजा नहीं हो सका था। इसे यूं लगता था कि विक्टर से बातें करते करते ही नींद में डूब जाता है। विक्टर से गुफ्तगू के दौरान वो हमेशा कुर्सी पर बैठा करता था, लेकिन सुबह आंख खुलने पर वो खुद को बिस्तर पर पाता था। इस सूरत हाल ने इसे उलझन में मुब्तला कर दिया था और वो सोच रहा था कि इसके साथ क्या किया जा रहा है। किसी से गुफ्तगू करते करते अपने यूं सो जाने की बात इसे हजम नहीं हो रही थी और वो शक में मुब्तला हो गया था कि इसे खाने में कोई ख्वाबावर दवा दी जा रही है। लेकिन सवाल यही पैदा होता था कि इसके पीछे मकसद क्या है। आईने के सामने खड़ा खुद को देखता हुआ और वो इस मकसद को तलाश कर रहा था। इसके सामने अपनी सूरत में एक ऐसा मजबूत तवाना शख्स खड़ा था जो बेवक्त वक्त कई लोगों से मुकाबला कर सकता था, जिसके अंदर मुश्किल हालात से निपटने की बेपनाह सलाहियत थी, जो बंद रास्तों पर भी सुरंग बना सकता था, जिसमें सख्तियां झेलने की ताकत थी और जो कई एतबार से एक आम आदमी से बहुत आगे था। इसकी फितरी सलाहियतों और रुझानात से फायदा उठाकर इसे ऐसा बनाने वाले यकीनन इससे कुछ उम्मीदें रखते थे। अपनी इन उम्मीदों और ख्वाहिशात के बारे में यकीनन इन्हें मालूम होगा कि माज जैसा नौजवान दिली रजामंदी से इन्हें पूरा नहीं कर सकता, इसलिए काफी हद तक उन्होंने इसे ब्लैक मेलिंग के जरिए काबू में किया हुआ था। लेकिन ब्लैक मेलिंग का हरबा हमेशा कारगर साबित नहीं हो सकता, इस बात का इन्हें भी अंदाजा होगा, इसलिए इसके साथ कुछ और भी करने की कोशिश कर रहे थे। क्या सोचते सोचते मास चौंका और इसे कीर्थर की पहाड़ियों में आबाद फैजू का डेरा याद आया। फैजू ने गैर रवायती तरीकों से हिप्नोटिज्म की बेपनाह सलाहियत हासिल कर रखी थी और अपनी इस सलाहियत का फायदा उठाकर इसने खमीसू जैसे खतरनाक डाकू का जहन ऐसे मुसख्खर किया था कि वो इसके इशारों पर चलने लगा था। विक्टर नामी बूढ़ा भी शायद इसके साथ ऐसी ही कोई कार्रवाई कर रहा था। ख्वाबावर दवा और अपनी मकनातीसी आंखों की कशी से काम लेकर उसके दिमाग में न जाने कहां कहां तक रसाई हासिल कर चुका था। इसे मालूम था कि कोई हिप्नोटिस्ट जब किसी को अपना मामूल बनाता है तो मामूली तनवीमी हालत में ऐसी ऐसी बातें भी बता डालता है जो इसके तहत शूर में होती हैं। विक्टर इसे इसकी जिंदगी के जो किस्से सुनाता था वो यकीनी तौर पर इसने खुद तनवीमी हालत में इसे सुनाए थे। ये एक खौफनाक बात थी, लेकिन इससे भी कहीं ज्यादा खौफनाक बात इसके लिए ये थी कि इस कैफियत में इसके दिमाग में कुछ ऐसी बातें फीड कर दी जाएं जो दर हकीकत इसके मिजाज, अकायद और हुब्बुल वतनी से मुतसादिम हो, लेकिन वो ज़हनी तौर पर मुसख्खर होने के बायस इन पर अमल करता चला जाए। ये ख्याल इतना परेशान कुन था कि इसके रगों पे में इज़्तिराब की लहरें दौड़ने लगी और इसने बेचैनी की कैफियत में एक बार फिर टहलना शुरू कर दिया। इसके साथ एक बड़ा मसला यह था कि इसे जिस जगह रखा गया था वहां वो खुले आसमान के दीदार के लिए तरस गया था और इस महरूमी के बायस फैजू की सिखाई सितारा मीनी की मशकें भी नहीं कर पा रहा था। फैजू ने इसे बताया था कि जो लोग ये मशकें करते हैं वो न सिर्फ ये कि दूसरों के जहनों को मुसख्खर कर लेने की सलाहियत हासिल कर लेते हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी इनके जहन तक रसाई मुमकिन नहीं हो पाती। वो इन मशकों से महरूम हो गया था। जब भी विक्टर इसके दिमाग तक पहुंचने में कामयाब हो गया था, ये रसाई किस हद तक थी इसे अंदाजा नहीं था, लेकिन जिस हद तक भी थी इसके लिए बाइस तशवीश थी। हेलो माज। अभी वो इधर से उधर टहलता हुआ इस मसले का हल सोच ही रहा था कि इसके कानों में वही आवाज गूंजी जिससे शायद इसे दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत थी। आज बहुत दिनों बाद तुमसे बात हो रही है, यकीनन तुम खुश हो गए कि साथ घर वापस चला गया। हाँ, मैं मुतमईन हूं कि अब वो यहाँ तुम लोगों की गिरफ्त में नहीं। इसे संजीदगी से जवाब दिया तो जवाब में इसने हल्का सा कहका लगाया और बोली, साथ को अपनी गिरफ्त में आजाद कर देने का मतलब ये नहीं कि वो हमारे लिए नाकाबिल रसाई हो चुका। हम जब इसे तुम्हारे ताउन के इनाम के तौर पर आजाद किया है, लेकिन हम जब चाहें इसे तुम्हारी फैमिली की किसी भी शख्स को अपनी गिरफ्त में ले सकते हैं। इसके अंदाज में महसूस किया जाने वाला गुरूर था। इतना गुरूर मत करो, इस कायनात में सबसे ज्यादा सख्त पकड़ अल्लाह की है। जब तुम और तुम्हारे साथी इस पकड़ में आओगे तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। माज ने से जवाब दिया तो वो यूं हंसी जैसे इसकी बात से लुत्फ ले रही हो, फिर बोली, अब तुम मौलवी बनकर वाज ना करो डार्लिंग। अल्लाह किसी पर उस वक्त तक पकड़ नहीं करता जब तक इसके पास कोई डराने वाला न भेज दे। अल्लाह के नबी और रसूल ये काम बहुत पहले इंजाम दे चुके, लेकिन आदा करने वाले के लिए कभी कभी अल्लाह मुझ जैसे हकीर बंदों से भी काम ले लेता है। माज ने इसके मजाक उड़ाने की परवाह न करते संजीदगी से जवाब दिया, तुम इस वक्त किसी और मूड में हो और मैं बहस में नहीं पढ़ना चाहती, इसलिए बेहतर है कि मौजू बदल दिया जाए। तुम्हारे लिए एक अच्छी तरह यह है कि वो लड़का विक्की जिसने तुम्हें इस दानी के हाथ से फरार करवाया था मुल्क से बाहर भेज दिया गया है। हम तो यूं भी इसे नजरअंदाज कर दिया था, लेकिन वो जरा और स्मार्ट है। हमारे नजरअंदाज करने के बावजूद अभी तक पीछे पड़ा हुआ था। हमने इसके गॉडफादर को पैगाम भिजवाकर इसे जिंदा रहने के चांस और दे दिया है।
اب آگے اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ مزید زندہ رہنا چاہتا ہے یا نہیں۔ تم لوگ واقعی بہت بگڑی ہوئی قوم ہو، جبھی تو خود فانی انسان ہونے کے باوجود دوسروں کی زندگی اور موت کے فیصلے یوں صادر کرتے ہو جیسے نعوذ باللہ تم ہی خدا ہو۔ وقاص کے ملک سے باہر جانے کی خبر سن کر معاذ نے دل میں ایک اطمینان سا محسوس کیا۔ حالت مجبوری میں اس نے ان لوگوں کو وقاص کا نام تو بتا دیا تھا، لیکن اپنے دل پر مسلسل بوجھ سا محسوس کرتا تھا۔ اس اطلاع پر جہاں اس کے دل کا بوجھ کم ہوا، وہیں وہ ایک بار پھر اپنی نادیدہ مخاطب کو اس کی فرونت پر ٹوکے بغیر نہ رہ سکا۔ ہم جو بھی کرتے ہو سمجھتے ہیں، تم ہمارے اعمال کو ہم پر چھوڑ دو۔ میرے لیے فی الحال یہ بات قابل اطمینان ہے کہ تم زندگی اور موت کے اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہی سمجھتے ہو، اس لیے اپنے کسی نقصان کا ذمہ دار ہمیں نہیں ٹھہراؤ گے۔ معاذ کے ٹوکنے کا برا ماننے کے بجائے اس نے گمبھیر لہجے میں جو الفاظ ادا کیے انہوں نے معاذ کو چکا دیا۔ کیا مطلب؟ کیا کہنا چاہتی ہو تم؟ تمہارے لیے ایک بری اطلاع ہے۔ آئی ایم سوری، میں ذرا لیٹ تمہیں اطلاع دے رہی ہوں، لیکن تمہارے لیے یہی بہتر ہے۔ وقت پر اطلاع ملنے کی صورت میں تم خود بھی پریشان ہوتے اور ہمیں بھی پریشان کرتے، اس لیے میرے خیال میں اطلاع دینے کے لیے یہی وقت مناسب ہے۔ باتیں بنانے سے بہتر کہ تم مجھے اصل بات بتا دو۔ اس کے لہجے میں بے پناہ سنجیدگی درائی تھی، ساتھ ہی اپنے وہ پریشان خواب بھی یاد آئے جو وہ سعد کی رہائش کے روز سے مسلسل دیکھ رہا تھا۔ خواب بہت واضح نہیں ہوتے تھے، لیکن ان میں ایسی کوئی بات ضرور ہوتی تھی جس سے لگتا تھا کہ وہ کسی بڑے نقصان سے دوچار ہو چکا ہے۔ مجھے تمہیں یہ بتاتے ہوئے افسوس ہو رہا ہے کہ تمہاری امی سیدہ بیگم اب اس دنیا میں نہیں رہی ہیں۔ وہ ہارٹ اٹیک کے نتیجے میں بہت دنوں سے اسپتال میں ایڈمٹ تھی اور ٹھیک اسی دن ان کی ڈیتھ ہوئی جس دن سعد کو یہاں سے رہائی دی گئی۔ ایکچولی ان کے ڈیتھ کی وجہ ہی سے سعد کو اچانک رہائی دینے کا فیصلہ کیا گیا تھا تاکہ کم از کم ایک بیٹا تو ان کے جنازے میں شریک ہو جائے۔ تم بے شک ہمیں برا سمجھتے ہو، لیکن ہم اتنے برے لوگ نہیں ہیں۔ وہ پتہ نہیں کیا کیا بول رہی تھی۔ معاذ کا دماغ تو اس اطلاع پر ہی اٹک گیا تھا کہ اس کی امی، اس کی پیاری امی اب اس دنیا میں نہیں رہی ہیں۔ اس سے بہتر یہ بات کون جانتا تھا کہ اس کی امی سیدہ بیگم اپنی اولاد پر جان چھڑکتی تھی اور ان کا دم اپنے بچوں میں ہی اٹکا رہتا تھا۔ ان تینوں بہن بھائیوں میں سے کسی کی معمولی سی تکلیف بھی ان کے لیے شدید پریشانی کا باعث ہوتی تھی۔ ایسے میں پہلے اس کا اور پھر سعد کا غیاب ان کے لیے کیسا قیامت خیز تجربہ ثابت ہوا ہوگا، یہ سمجھنا اس لیے دشوار نہیں تھا۔ وہ اپنی امی کی فطرت سے اچھی طرح واقف تھا، جب بھی تو اتنے عرصے میں سب سے زیادہ ان کی طرف سے بھی فکر میں مبتلا رہتا تھا۔ وقت نے ثابت کر دیا تھا کہ اس کی یہ فکر غلط نہیں تھی۔ اس کی امی، اس کی بے پناہ محبت کرنے والی امی اپنے بیٹوں کی جدائی کا دکھ نہیں سہ سکی اور اس دار فانی سے کوچ کر گئی تھی، اور وہ ایسا بدنصیب بیٹا تھا کہ وقت رخصت اپنی ماں کا آخری دیدار بھی نہیں کر سکا تھا۔ اس نے ان کے جنازے کا کاندھا دیا تھا، نہ ہی اپنے ہاتھوں سے لحد میں اتار سکا تھا۔ یہ غم معمولی نہیں تھا کہ وہ آسانی سے سہ جاتا۔ اس کا یہ ایمان اپنی جگہ کہ ہر زیرو کو دنیا سے جانے کا ایک وقت مقرر ہے، لیکن وہ اس حقیقت کو کیسے فراموش کر سکتا تھا کہ امی کے آخری دنوں کو تکلیف دہ بنانے اور انہیں بستر مرگ پر پہنچانے میں ان لوگوں کا ہاتھ ہے، جو جانے اپنے کن مذموم مقاصد کی تکمیل کے لیے اسے کسی پالتو جانور کی طرح تربیت دینے میں مصروف تھے۔ امی کے آخری دنوں کی تکلیف اور اپنی محرومیت کو سوچ کر اس کے وجود میں تیش کی اتنی زبردست لہر اٹھی کہ وہ خود پر قابو نہیں پا سکا۔ وہ سامنے کیا ہی دیکھے اور سوچے بغیر اپنا آہنی مکہ چلا ڈالا۔ یہ اتفاق تھا کہ مکہ مارتے وقت وہ قد آدم آئینے کے سامنے کھڑا تھا۔ مکہ پوری قوت سے آئینے سے ٹکرایا تو آئینے کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، کئی ٹکڑے اس کے ہاتھ کی پشت پر بھی پیوست ہو گئے اور تیز سے خون بہنے لگا۔ خود پر کنٹرول رکھو معاذ، یہ سب کر کے تم کچھ حاصل نہیں کر سکو گے۔ اسپیکر سے اسے غراتی آواز سنائی دی، میں کچھ حاصل نہیں کر سکا تو تم لوگ بھی مجھ سے کچھ حاصل نہیں کر سکو گے، میں خود کو اپنے ہاتھوں ہی ختم کر ڈالوں گا۔ اس نے عالم جنون میں آئینے کا ٹوٹ کر نیچے گر جانے والا ایک نکیلا ٹکڑا جھک کر اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ ہماری مرضی کے بغیر مرنا بھی تمہارے لیے آسان ثابت نہیں ہوگا، اس نے دعویٰ کیا اور یکدم ہی جانے کن نادیدہ سوراخوں سے کمرے میں ہلکی نیلی گیس بھرنی شروع ہو گئی۔ معاذ زخمی بھی تھا اور شدید جذباتی کیفیت میں بھی، اس لیے اسے بر وقت اپنی سانس روکنے کا خیال نہ آ سکا۔ گیس نے فوراً ہی اس کے پھیپھڑوں تک رسائی حاصل کر لی اور وہ بے ہوش ہو کر نیچے گر گیا۔ معزز سامعین حضرات، یہ داستان ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے اردو داستان۔ اللہ حافظ۔